इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हापुड़ हुजूमी तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मुतासिरा ने की अर्जी दाखिल, सही तरीके से जांच न होने का लगाया इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में होगी 28 मई को समाअत। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त खबर आ रही है हापुड़ हुजूमी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुतासिरा ने अर्जी दाखिल की है, सही तरीके से जांच न होने का इल्जाम लगाया। सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट में होगी 28 मई को इस सिलसिले में समाअत। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताए जाने पर अभी वबाल पूरी तरह से थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के लीडर अनिल सुमित्रा ने मुतनाज़ बयान दे दिया। अनिल सुमित्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम बताया। इन्होंने कहा कि भारत में गांधी जी जैसे करोड़ों पुत्र हुए। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के जरिए नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताए जाने पर अभी वबाल पूरी तरह से थमा नहीं था कि मध्य प्रदेश से ही बीजेपी के लीडर अनिल ने मुतनाज़ बयान दिया है। अनिल सुमित्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर गांधी को पाकिस्तान का बाबा कौम बताया। इन्होंने कहा कि भारत में गांधी जी जैसे करोड़ों पुत्र हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे साथी अनुराग फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनसे बात करेंगे। अनुराग, साध्वी प्रज्ञा सिंह के बाद एक और नाम जोड़ा है मध्य प्रदेश से ही, और उन्होंने भी गांधी जी का जिक्र किया है और नाथूराम गोडसे को हुब्बुल-वतन बताया है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के मीडिया प्रमुख समन्वयक हैं अनिल सुमित्रा, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महात्मा गांधी है वो राष्ट्रपिता, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है, उनका कहना है कि आजादी से पहले पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की रजामंदी थी, और इसी कारण से उन्होंने इस तरीके के विचार व्यक्त किए हैं। ये उनका निजी विचार है। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र अपने सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्ट में किया है कि देश में कई पुत्र होते हैं, कुछ नालायक होते हैं, कुछ लायक होते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ नहीं किया है कि वो शब्द किसके लिए, नालायक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन इस पोस्ट के जरिए अनिल सुमित्रा ने बीजेपी के अंदर एक और नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि उनका निजी विचार है, इस पूरे मामले को लेकर बहस की जाना चाहिए, चर्चा की जाना चाहिए। बीजेपी पार्टी से इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने विवादित बयान के जरिए आखिरी दौर के चुनाव से पहले नाथूराम गोडसे को राष्ट्रपति बताकर बवाल मचाया था, अब अनिल सुमित्रा के सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से एक नया बवाल जरूर खड़ा हो गया है। बिल्कुल, अभी तक नाथूराम गोडसे का डिफेंस करती रही है बीजेपी, लेकिन अब महात्मा गांधी को पाकिस्तानी बता दिया। क्या यह मुद्दा अब और गरमाएगा? आखिरी चरण का चुनाव है। बिल्कुल, देखिए, आखिरी दौर का चुनाव होना है, और उससे पहले जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से बयान निकल कर आ रहे हैं, उनके अलग अलग तरीके से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इससे किस को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अलग मुद्दा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नाथूराम गोडसे की लोकसभा चुनाव से पहले एंट्री हुई है, कमल हासन से लेकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जिस तरीके से नाथूराम गोडसे के नाम का जिक्र किया है, उसके बाद अब अनिल सुमित्रा, जो कि बीजेपी के मीडिया समन्वयक हैं, उनके सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से जरूर सियासी बवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात के आरोप लगा रही है कि महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग और राष्ट्रीय गरिमा के साथ ये कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, और इसका जवाब आखिरी दौर के चुनाव में देश की जनता बीजेपी को देगी। चलिए अनुराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बीजेपी लीडर अनिल सुमित्रा ने क्या बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने वो पोस्ट नितांत व्यक्तिगत रूप से किया है, और हमारा फेसबुक और ट्विटर का प्रोफाइल है, उसमें मैं प्रवक्ता का उल्लेख भी नहीं है। मैं प्रवक्ता बहुत कम समय के लिए होता हूँ, जब टीवी में जाता हूँ और पार्टी कोई निर्देश करती है तो वो उस बात को मैं टीवी के सामने या जो भी माध्यम है उसमें रखता हूँ। पर मैं इसलिए कहा कि प्रवक्ता कंडीशनल है, मैं 24 घंटे का प्रवक्ता नहीं हूँ। लेकिन वो जो पोस्ट मैंने लिखा
मैं गांधी विचारों का देता हूँ और स्वतंत्र रूप से मैंने वो विचार व्यक्त किया। और वो विचार के पीछे आशय ये है कि पाकिस्तान के निर्माण में अंग्रेज़ों की नीति और उनका षड्यंत्र और उसको आगे बढ़ाने वाले दो महत्वपूर्ण लोग रहे जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक नेहरू जी और दूसरे जिन्ना। दो लोगों की उसको आगे बढ़ाने में दो लोगों के सपने साकार हुए, क्योंकि उनके मन में प्रधानमंत्री बनना था। तो दोनों लोगों ने दो राष्ट्र का निर्माण कर लिया कि एक के प्रधानमंत्री जिन्ना हो गए, एक के प्रधानमंत्री नेहरू हो गए। और इस पूरी प्रक्रिया को गांधी जी का आशीर्वाद प्राप्त था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो पूरे नैरेटिव में गलत चीज़ ला के रख दिया, क्योंकि कितने महापुरुषों का योगदान है भारत को आज़ाद कराने में, और इस भारत के निर्माण में कितने महापुरुषों का योगदान है, तो उनका जिक्र नहीं करना। लेकिन चूंकि गांधी जी का नाम लेके वोट बटोरना है, गांधी जी का नाम लेके गलत परंपराओं की शुरुआत करना है, और गांधी जी का नाम लेके आपको सत्ता प्राप्त करना है, इसलिए उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया। और गांधी जी को हम बहुत सम्मान करते हैं, उनके विचारों को। वहीं मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने गोडसे वाले बयान से यू टर्न ले लिया है। इन्होंने कहा है कि गोडसे की हिमायत वाला ट्वीट उन्होंने नहीं किया था, उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया था। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े का मुतराज़े ट्वीट करते हुए लिखा था कि गोडसे पर माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं, सिर्फ नजरिया बदलने की जरूरत है। और 7 दहाइयों के बाद गोडसे पर बामानी बहस हो रही है। मखलूत हुकूमत बनने की सूरत में कांग्रेस आसानी के साथ वज़ारत उज़्मा के ओहदे से दस्तबरदार नहीं होगी, ये इशारा दिया है कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने। एक बयान में आज़ाद ने कहा कि अगर काबिल लिहाज तादाद में कांग्रेस की सीटें आई तो वो अपना वज़ीर आज़म बनवाना चाहेगी, बसूरत दीगर मौके की मुनासिबत से राह इख्तियार की जाएगी। क्यों नहीं करें, हमने कल भी यही कहा है कि कंसेंसस अगर कांग्रेस पे बनता है तो जरूर कांग्रेस बनेगी। और सबसे पहले कंसेंसस से पहले भी हम तो प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस को अपने आप पूर्ण बहुमत मिले। पूर्ण बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी किसी अलायंस की तो उस वक्त पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि कांग्रेस पर, कांग्रेस की लीडरशिप पर कंसेंसस बने। लेकिन अगर कोई रिमोट चांस हुआ कि नहीं बनता है तो उसका ये मतलब थोड़ी कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने देंगे। उस वक्त फिर सोचा जा सकता है कौन होंगे अलायंस। नहीं, अभी तो नंबर देखो, कायदे से सब घटकों को ये देखना पड़ेगा कि 6 महीने के लिए सरकार बनानी है या 5 या 10 साल के लिए बनानी है। हमने देखा है कि जब भी छोटी छोटी पार्टियों ने बनाई है, चाहे वो चंद्रशेखर जी बने, गुजराल जी बने, देवी गौड़ा जी, तो साल से ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बाहर रहती है। लेकिन राजनीति में देखना है कि इच्छा तो एक चीज़ होती है और दूसरा है कि सरकार चलाना, और बीजेपी से बेहतर चलाना और मोदी से बेहतर चलाना। तो अगर अनुभव के आधार पर जाएंगे तो कांग्रेस का 70 साल का अनुभव है, और अगर संख्या के हिसाब जाएंगे तो कांग्रेस का सबसे ज़्यादा संख्या होगी। तो मुझे मालूम है कि जब इलेक्शन हो जाएगा और संख्या सबके सामने आएगी तो सभी राजनीतिक दल ये चाहेंगे कि वो मोदी से अच्छी सरकार हो, बेहतर सरकार हो, ज़्यादा डिलीवर करें, और कोशिश करेंगे वो सभी दल, अगर वो वाकई राजनीति में रुचि रखते हैं, कि सबसे बड़ी पार्टी को पहला मौका देना चाहिए और उसी पर कंसेंसस बनना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई हम विवाद नहीं बनाने चाहते कि नहीं हमको नहीं बनाओगे तो हम मोदी को ही लाएंगे, ऐसा कोई झगड़ा हमारे बीच में नहीं। पीएम के ओहदे के दावेदारी वाले मामले में मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस खुद तो डूब रही है, दूसरों को भी डुबाएगी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से अब वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, क्षेत्रीय दलों की सरकार बनेगी, वो अस्थिर रहेगी। मायावती भी कह चुके हैं कि अस्थिर सरकार विकास करती है, इसलिए अस्थिर सरकार चाहती हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के वो वरिष्ठ नेता है मोइली साहब, कांग्रेस के थिंक टैंक है, और एक कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के क्षेत्रीय दलों की काल्पनिक सरकार पर उनके जो विचार हैं वो निश्चित तौर से वो इस बात का प्रमाण है कि जो सरकार बनेगी, उनका खुद कहना है कि जो सरकार कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की बनेगी वो स्टेबल भी नहीं होगी और चल भी नहीं पाएगी, सिर्फ कुर्सी की छीना झपटी में अपना समय गंवाएगी। आज देश में जो है जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनने वाली है। देश की जनता स्पष्ट जनादेश की सरकार, एक स्टेबल सरकार, स्थायित्व से भरपूर सरकार
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। हाँ सर, इसी साथ साथ बात करें सर, जिस तरह से ममता बनर्जी बयान दे रही हैं, बंगाल में अभी भी हिंसा का दौर जारी है। साथ ही साथ ममता, जब पीएम ने यह कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पंच तत्व का वो मूर्ति बनाएंगे, तो ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें भीख नहीं चाहिए। देखिए ममता जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ममता जी जो है वो हमेशा अराजकता के खिलाफ संघर्ष करती थी, वामपंथियों के लड़ती थी। आज उसी अराजकता को उन्होंने अपना लिया है। विरासत में ऐसा लगता है कि उनको मिल गई वो अराजकता। और जिस तरह का वो पूरी तरह से वहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई है, वो इस बात का प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो ना तो संविधान पे यकीन करती है, ना पूरी तरह से जनता के लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनतंत्र पर यकीन करती है। पश्चिम बंगाल में गणतंत्र को गुंडा तंत्र ने हाईजैक कर लिया है, गणतंत्र का गुंडा तंत्र ने अपहरण कर लिया है। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा सर, मैं अब चुनाव परिणाम 23 तारीख को आने वाले हैं। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ने भी कवायद शुरू कर दी है, गठबंधन की बात कर रही हैं, विपक्षी एकता की बात कर रही है, बैठक भी वो करेंगे। अब अपने वजूद को बचाने की सब लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनके साथ और जो लोग हों। तो हम तो डूबे हैं, साथ ही तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस की स्थिति ये है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर कहना कि कांग्रेस की स्थिति अब हम तो डूबे रहने की है और साथ ही साथ दूसरों को भी डुबोनों की है। कैमसन मुनमुन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, मध्य प्रदेश के खरगोन में इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक रैली से खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे ये मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान के आखिरी सभा में मुझे जनजाति समुदाय, आदिवासी भाइयों के और बहनों के दर्शन करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। साथियों, इस रविवार को जब आप मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो इतिहास रचने वाले हैं। आप दशकों बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं। इस बार आप सिर्फ एक वोट नहीं डालने वाले, बल्कि विकसित और वैभवशाली नए भारत की नींव को मजबूत करने वाले हैं। साथियों, लोकतंत्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है। राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि उम्मीदवार आपसे अपनी अपनी नियत और नीति के हिसाब से वोट मांगते हैं, लेकिन 2019 का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। यूपी के मिर्जापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की तादाद में आवामी शिरकत की। प्रियंका ने लोगों से पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। वहीं प्रियंका के रोड शो में लोगों ने अपनी छतों से प्रियंका पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई। प्रियंका के रोड शो में गाड़ी पर एक छोटा बच्चा भी उनके साथ हाथ हिलाता हुआ नजर आया, जिसको प्रियंका ने भीड़ से अपनी गाड़ी में सवार किया था। वाज़ेह है कि प्रियंका मिर्जापुर रोड शो के बाद कुशीनगर में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। आपको जैसा मैंने पहले बताया कि प्रियंका गांधी मिर्जापुर में है और अवामी
हुजूम आप देख सकते हैं किस तरह से उनकी रैली में इस वक्त रोड शो में उमड़ा पड़ा है। इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग प्रियंका से मिलने, उनकी रैली में शामिल होने के लिए, रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अब ताज़ा तस्वीर, सीधी तस्वीर इस वक्त मिर्ज़ापुर से देख रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी का रोड शो इस वक्त जारी है। तो मिर्ज़ापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो जारी है। बड़ी तादाद में लोग उनका वेलकम करते देखे जा सकते हैं। आप भीड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। तो इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी के मिर्ज़ापुर से, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो इस वक्त जारी है। इस रोड शो में हजारों की तादाद में लोग शामिल हैं। प्रियंका ने लोगों से पार्टी उम्मीदवार के लिए इस दौरान वोट मांगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप यूपी के मिर्ज़ापुर से देख रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी का रोड शो जारी है। रोड शो के दौरान लोगों ने छतों से प्रियंका पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई। आप इस वक्त देख सकते हैं जहाँ जहाँ से उनका काफिला निकल रहा है, लोग छतों से उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसा रही हैं। प्रियंका के रोड शो में गाड़ी पर एक छोटा बच्चा भी इनके साथ हाथ हिलाता हुआ नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि प्रियंका मिर्ज़ापुर रोड शो के बाद कुशीनगर में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वो वोट मांगने के लिए यहाँ से निकल जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आखिरी 7वें मरहले के तहत पोलिंग होनी है, जिसके लिए तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दम खम लगा दिया है। प्रियंका गांधी उसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर रोड शो इस वक्त कर रही है यूपी के मिर्ज़ापुर में। नहीं भैया, यार लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए आज इंतखाबी तशहीर शाम 5 बजे थम जाएगी। इंतखाबी तशहीर के आखिरी दिन तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। बीजेपी और कांग्रेस के लीडर धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। 7वें मरहले के तहत मशरक़ी उत्तर प्रदेश समेत 8 रियासतों के 59 सीटों पर 19 मई को वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के 7वें मरहले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनाव होना है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मैदान में है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत आंध्र प्रदेश में दूसरी मरतबा रीपोलिंग के अहकाम जारी कर दिए हैं। बूथ कैप्चरिंग के इल्जामात की जांच के बाद इलेक्शन कमीशन ने आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के चंद्रागिरी असेंबली हल्के के 5 पोलिंग मराकज पर रीपोलिंग के अहकाम जारी किए हैं, जहां पर 19 मई को दोबारा वोटिंग होनी है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रीपोलिंग से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली में चांदनी चौक के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग होगी। चांदनी चौक इलाके के बूथ नंबर 32 पर 19 मई को दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दरअसल 12 मई को पोलिंग से पहले ईवीएम मशीन को सिफर नहीं किया गया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बूथ नंबर 32 पर 19 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। इस पोलिंग स्टेशन पर 387 मर्द वोटर्स और 268 ख्वातीन वोटर्स हैं। 12 मई को यहां 200 मर्द और 132 ख्वातीन ने वोट डाला था। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।